सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक और आज हम कंप्यूटर साइंस की पहली क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे कि आपकी सिलेबस में जो भी सारे सब्जेक्ट्स हैं उसमें बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग भी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो आज हम सबसे पहले जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा इस सब्जेक्ट के अंदर तो आप और भी अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा क्यूरियस है। ओके, सो चलते बिना अपना टाइम वेस्ट किए हुए, तो आज का जो टॉपिक्स है वो बेसिक ऑफ प्रोग्रामिंग समझेंगे, कीवर्ड समझेंगे, वेरिएबल आइडेंटिफायर्स और उनके रूल्स को समझेंगे कि कैसे एक आइडेंटिफायर को डिफाइन किया जाता है, और फिर हम डेटा टाइप्स में आएंगे। ठीक है, चलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हमको प्रोग्रामिंग की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आखिर क्यों प्रोग्रामिंग आया और क्यों इसको सीखने की हमको ज़रूरत थी। जैसे हम किसी इंसान को कुछ भी हमको काम करवाना होता है तो हम उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आप मेरे लिए एक ग्लास हाफ वाटर ले आओ या कुछ मेरे लिए काम कर दो। ठीक है, सेम उसी तरीके से कंप्यूटर्स को अगर हम कुछ करवाना चाहते हैं, कंप्यूटर से कुछ करवाना चाहते हैं, कुछ आउटपुट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको उनको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम ये है कि इंस्ट्रक्शंस को हम डायरेक्टली नहीं दे सकते। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो भी कंप्यूटर्स है वो क्या है, एक डिजिटल डिवाइस है। और हमको पता है जो हमारे डिजिटल डिवाइस होती हैं वो बस जीरो और वन को समझती है, मतलब बाइनरी नंबर्स को समझती है, जिनको हम बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। मतलब कंप्यूटर को हमको कुछ भी इंस्ट्रक्शंस देना है उसको मशीन लैंग्वेज के अंदर ही देना पड़ेगा, अदरवाइज वो इंस्ट्रक्शन हमारे लिए लिखना भी प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा याद करने वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि हर एक इंस्ट्रक्शंस का एक कोड होता है मशीन लैंग्वेज के अंदर। तो प्रॉब्लमेटिक और हेडेक भी बहुत ज़्यादा है कि उनको याद रखना। पहले के साइंटिस्ट ऐसा करते थे कि कुछ कुछ इंस्ट्रक्शंस को याद रखते थे, उनके बाइनरी फॉर्मेट को याद रखते थे। ठीक है, अब जीरो वन एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले जरूरी बात तो ये है कि जीरो वन एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, जीरो वन होता क्या है, हमको पता है कि जो भी हमारे डिजिटल डिवाइस हैं उसमें बस एक चीज़ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो है करंट। तो मतलब अगर हम करंट को प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू वन हो जाएगी, अगर हम करंट को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो अब तो समझ में आया होगा कि आपको बाइनरी नंबर आता कहाँ, जीरो वन कैसे आता है। ठीक है, अब मेन प्रॉब्लम ये है कि मशीन लैंग्वेज, जैसे मान लो कोई इंस्ट्रक्शन मेरे था, मूव मूव नाम का कोई इंस्ट्रक्शन था, उसके उसका कोड इस तरीके से कुछ दिया हुआ था। ठीक है, अब इतना बड़ा बाइनरी कोड हो सकता है या और भी बड़ा बाइनरी कोड 32 बिट के अंदर हो, 64 बिट के अंदर हो, तो इतना बड़ा बाइनरी कोड याद रखना बहुत मुश्किल होता है हर किसी के लिए। ठीक है, स्पेशली ह्यूमंस के लिए, बिकॉज वो याद नहीं कर रख सकते। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि इस चीज को सॉल्व कैसे किया जाए। अगर हमको बाइनरी नंबर ही एक सॉल्यूशन है हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इंस्ट्रक्शंस देने का, तो कुछ ऐसा सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना कि जिसको हम इजिली इसको याद कर पाए। तो इसी गैप को फुलफिल करने के लिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग आया। और जितनी भी प्रोग्रामिंग हम लोग पढ़ते हैं उसमें सब हाई लेवल कंप्यूटर प्रोग्रामिंग होते हैं। और ये जो हम मशीन लैंग्वेज पढ़ते हैं, जो भी मशीन लैंग्वेज पढ़ते हैं, ठीक है, ये क्या होता है, ये होता है मेरा लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब लो लेवल में दो चीजें आती, या तो ये बाइनरी होगा या फिर क्या होगा, या बाइनरी हो गया या असेंबली लैंग्वेज होगा। अब असेंबली लैंग्वेज कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, मूव ए कामा बी, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, तो होपफुली आपको समझ में आएगा कि लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे मेरे पास सी प्लस प्लस हो गया, सी हो गया, जावा हो गया, जावा स्क्रिप्ट हो गया। ठीक है, तो दीज आर हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब इनके एडवांटेज क्या, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एडवांटेज क्या है कि इनके जो सिंटैक्स होते हैं वो बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे इंग्लिश के सिंटैक्स होते हैं। इनको याद रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है इन कंपैरिजन मशीन लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं उनके अंदर कुछ कीवर्ड्स होते हैं, ऐसे कीवर्ड्स जो रिजर्व होते हैं, मतलब उन कीवर्ड्स को हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, अपने अपनी चीज के लिए यूज नहीं कर सकते। मैं क्या कहना चाहता हूँ उस बात को समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन को रीड करते हैं। तो कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स।
ठीक है, रिजर्व वर्ड इन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव स्पेशल मीनिंग, यू कांट यूज देम एज ए वेरिएबल नेम्स। ठीक है, जैसे अगर मैं सी प्लस प्लस की बात करूं या सी की बात करूं, तो सी में कितने होते हैं, 32 कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, जैसे इंट हो गया, बूल हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कैर हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, ऑटो भी होता है। ठीक है, तो ये जितने सारे कीवर्ड्स मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, जितनी भी चीजें लिख रहा हूँ वो सारे क्या है, कीवर्ड्स हैं। तो ये इन सारी चीजों को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इनका अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे इंट क्या है, इंट एक इंटीजर को डिफाइन करने के लिए होता है। बूल क्या होता है, किसी बुलियन बुलियन डेटा के लिए होता है, मतलब या ट्रू या फॉल्स। स्ट्रिंग क्या होता है, किसी कैरेक्टर, स्ट्रीम ऑफ कैरेक्टर के लिए होता है, और कैरेक्टर एक सिंगल कैरेक्टर के लिए होता है, क्या है। और ऑटो, ऑटो एक ऐसी कीवर्ड है, जैसे कि अब मुझे नहीं पता कि डेटा टाइप मेरा कौन सा है, तो उस टाइम पे हम ऑटो यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सारे कीवर्ड्स थे। अब वेरिएबल समझते हैं, वेरिएबल क्या होता है। तो वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल कुछ नहीं होता, बस एक कंटेनर की तरीके से होता है। मान लो ये एक कंटेनर था, ठीक है, जस्ट लाइक ए कंटेनर, और इस कंटेनर के अंदर हमको अराइज अगर स्टोर करना है, अराइज स्टोर की, ठीक है। सेम वेरिएबल भी मेरा एक कंटेनर है, वेरिएबल्स आर सॉर्ट ऑफ कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यूज। अब तो ये कंटेनर क्या स्टोर करेगा, डेटा वैल्यूज को स्टोर करेगा। मतलब जैसे मैंने यहाँ पर डिफाइन किया a इक्वल 5, तो मुझे पता है ये जो मेरी राइट हैंड पे वैल्यू है किसके अंदर है, लेफ्ट हैंड पे जो मैंने a लिखा है इसके अंदर वैल्यू है। तो प्रोग्रामिंग के अंदर इस तरीके से लिखा जाता है। मैंने अगर लिखा इंट a इज इक्वल टू 7, ठीक है, तो ये जो 7 न्यूमेरिक वैल्यू थी इसके अंदर स्टोर हुई, ए के अंदर स्टोर हुई। तो ए क्या है, एक एज ए कंटेनर है। ए क्या है, एक कंटेनर जो इस वाली डेटा वैल्यू को होल्ड कर रही है। ठीक है, तो ए क्या हो गया मेरा, ए यहाँ पर वेरिएबल हो गया, ये मेरा वेरिएबल हो गया। और इंट क्या हो गया, इंट मैंने बताया था ये क्या है, कीवर्ड है। और ये किस लिए, एक जब कोई इंटीजर वैल्यू होती है उसके लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पर 7 इंटीजर वैल्यू था इसलिए हम यूज किया। ठीक है, हो सकता है हमने कुछ दूसरा यूज करना हो, मैं भूल लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डेटा, और इसको इक्वल कर देता हूँ ट्रू। अब यहाँ पर मैंने जो डेटा मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ये क्या है, मेरा वेरिएबल है। और ये ट्रू मेरा क्या है, ये मेरा वैल्यू था। तो वैल्यू क्या था, एक बुलियन वैल्यू था। यहाँ पर ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। और ये क्या है, एक बुलियन, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने डेटा टाइप लिखा हुआ है क्या, बुलियन डेटा टाइप, इसलिए मैंने यूज किया। ठीक है, आप ऐसे फ्लोट भी कर सकते हो, आप ऐसे डबल भी कर सकते हो। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो, जितने भी डेटा टाइप हैं उनके अकॉर्डिंग आप डिफाइन कर सकते हो किसी वेरिएबल। और ये वैल्यू, ये जो वेरिएबल वैल्यू है वो चेंज हो सकते हैं एग्जीक्यूशन के टाइम पे। मतलब अगर मैंने a इज इक्वल टू 5 पहले डिफाइन किया, तो बाद में मैं इसको जाके a इज इक्वल टू 7 चेंज कर सकता हूँ। मतलब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का टाइम पे ये चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो क्वेश्चंस यहाँ से आपसे पुटअप किया जाएगा। पुटअप ये होगा, सबसे पहले समझ लेते हैं यहाँ पर आइडेंटिफायर। तो आइडेंटिफायर इज द नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल्स। अब जो भी हम वेरिएबल्स लिख रहे होंगे उनका कुछ स्पेसिफिक नेम होगा। जैसे मैंने ए लिखा, डेटा लिखा, तो ये सारे पिछली स्लाइड्स के अंदर जो भी नाम लिखे वो क्या थे, एक वेरिएबल थे। उन वेरिएबल को जो नेमिंग किया उन्हीं को क्या बोलते हैं, आइडेंटिफायर बोलते हैं। ठीक है, आइडेंटिफायर इज द नेम यूज टू आइडेंटिफाई वेरिएबल, दिस फंक्शन, क्लास, अरे, स्ट्रक्चर, एक्सेट्रा। ओके, अब इनके कुछ रूल्स भी होते हैं। जैसे पहला क्या, मस्ट बिगिन विथ लेटर, हमेशा क्या होना चाहिए, किसी लेटर के साथ स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैं कुछ इस तरीके से इज ऑथ करके मैंने कोई बनाया और ये बूल टाइप का था, और मैंने बोल दिया कि अच्छा चलो ये ट्रू है। तो इज ऑथ मैंने जो बनाया ये क्या था, इज ऑथ जो मैंने बनाया मेरा आइडेंटिफायर था, इसी को वेरिएबल बोला था पिछली टर्म में। तो ये मेरा एक आइडेंटिफायर था, एक आइडेंटिफायर है।
अब ये जो आइडेंटिफियर है वो किससे स्टार्ट हुआ है, एक लेटर से स्टार्ट हुआ, चाहे स्मॉल इस चाहे कैपिटल लेटर में या स्मॉल लेटर के अंदर। इस तरीके से भी कर सकता था, इस तरीके से, जैसे मान लो इंट इस होल नंबर कह दूं, इस तरीके से 5। तो ये मैंने जो कंप्लीट लिखा है इज होल नंबर, ठीक है। अब इसको मैं आगे अंडर स्कोर कर देता हूँ, तो अंडर स्कोर इज होल नंबर। तो मतलब मैं या तो कैपिटल लेटर के साथ स्टार्ट करूँ या फिर अंडर स्कोर के साथ स्टार्ट करूँ, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर या फिर अंडर स्कोर के साथ हम किसी भी आइडेंटिफायर या वेरिएबल नेम को स्टार्ट कर सकते, ठीक है। दूसरी चीज, स्पेस नहीं होना चाहिए। अब ऐसा ना हो कि मैं डिफाइन करना हो इस तरीके से, इज यहाँ पे लिख दिया, ऑथ यहाँ पे लिख दिया और बीच में यहाँ पर स्पेस आ गया, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। तो ये फिर इनवैलिड हो जाएगा, एक इनवैलिड सिंटैक्स हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा, ठीक है, इनवैलिड आइडेंटिफायर हो जाएगा इस केस में, ठीक है। तो फिर अगर हमको ऐसा कुछ करना है कि हमको स्पेस जैसा कुछ दिखाना है, तो उसके लिए मेरे पास दो ऑप्शन होता है। हम तो डेवलपर्स जो जनरली फॉलो करते हैं वो कैमल केस फॉलो करते हैं, आप स्नेक कैस भी फॉलो कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द डेवलपर यूज करते हैं स्नेक कैस भी, बट ज्यादातर क्या यूज लोग करते हैं कैमल केस यूज करते हैं, हम भी कैमल केस ही ज्यादा यूज करते थे। जैसे मैंने यहाँ पर जितना भी सारी चीजें लिखा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया इज सक्सीड करके, इज सक्सेस। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ इसका जो पहला लेटर है वो स्मॉल है और फिर दूसरा वर्ड स्टार्ट हुआ उसका कैपिटल है, तो उसको केवल कैश बोलते हैं। केवल कैश में आप देख रहे हो, ठीक है। और स्नेक कैश इस तरीके से लिखा जाए, अगर स्नेक कैश मुझे लिखना है तो इस तरीके से लिखे अंडर स्कोर सक्सेस। ये क्या मेरा, ये है मेरा स्नेक कैश, और ये मेरा कौन सा है, ये मेरा केमल कैश, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको ये वाली चीजें मिलेंगी कि आपको जहां भी दिखेगा वो कैमल कैश के अंदर दिखेगा, इस तरीके से स्नेक कैश के अंदर नहीं दिखेगा ज्यादातर। अब देखो कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। अभी मैंने जब पिछली वाली साइड में आपको बताया कि कुछ रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होती है कि हम जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं उनको कभी आइडेंटिफायर की तरह यूज नहीं कर सकते। जैसे मैंने दे रखा था इंट था, इंट था, बूल था। अब इस तरीके से नहीं कर सकते कि हम बूल इज इक्वल टू ट्रू कर दे, भाई ये ऑलरेडी एक कीवर्ड है, वी कैन नॉट यूज हियर एज आइडेंटिफायर, ओके। अब ऐसा नहीं हो सकता कि स्ट्रिंग स्ट्रिंग को वेरिएबल बना दिया, आइडेंटिफायर बना दिया, इसका आइडेंटिफायर का नाम कुछ इस तरीके से रख दिया और इस तरीके से मैंने लिख दिया अभिषेक, अभी करके। इस तरीके से पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि ये रिजर्व कीवर्ड्स है। जब कंपाइलेशन टाइम होगा तो वो चेक करेगा कि एक डेटा टाइप है, आइडेंटिफायर है, अगर वो रिजर्व कीवर्ड्स होगा तो वहां पे फेल हो जाएगा, कंपाइलेशन एरर आ जाएगा, ठीक है। अब जो हमारा चौथा चीज है वहां पर केस सेंसिटिविटी है। अब केस सेंसिटिविटी क्यों, अब केस सेंसिटिविटी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं पहले, समझ रहा। जैसे क्या होता है कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या है, वहां पर वो केस सेंसिटिव होती है। केस सेंसिटिव मतलब कि अगर मैंने कोई चीज कैपिटल में लिखी और स्मॉल में लिख दिया तो वो दोनों चीजें सेम नहीं होंगी, ठीक है। देखना, जैसे मोस्ट लैंग्वेजेस आर केस सेंसिटिव, ये तो मैंने बताया थी अभी। दिस मीन यूजर, अब कोई लिखा हुआ यूजर इस तरीके से लिखा है और कहीं यूजर इस तरीके से लिखा है, ठीक है, और कहीं यूजर पूरा कैपिटल में लिखा। तो अगर ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है तो ये एक डिफरेंट वैल्यू होगी, एक डिफरेंट होगा, या डिफरेंट मतलब ये तीन आइडेंटिफायर हो जाएगा या फिर तीन वेरिएबल हो जाएगा उस केस में, अगर ये केस सेंसिटिव है। लेकिन अगर कोई ऐसी लैंग्वेज है जो केस सेंसिटिव नहीं है, बोल दिया कि ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, तो ये तीनों एक ही कंसीडर किए जाएंगे। मतलब अगर मैंने कहीं वैल्यू लिख दी और उसको एक्सेस करना है तो हम इजीली इसको एक्सेस कर सकते हैं। जैसे एसक्यूएल, एसक्यूएल जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज जो होती है, यहाँ पर अगर हम कभी किसी ने अगर टाइपिंग किया होगा एसक्यूएल के क्वेरीज लिखे होंगे तो उनको पता होगा कि हम जब सेलेक्ट स्टार करके लिखते हैं तो इस सेलेक्ट स्टार को कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, और पूरी क्वेरी लिखोगे ना सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम दिस टेबल। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कैसे सेंसिटिव नहीं होता,
मतलब इसको किसी भी तरीके से लिख सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, केस सेंसिटिव होती है। तो इस बात को ध्यान रखना कि इस तरीके से लिखा होगा तो वो 3 आइडेंटिफायर हो गए, मतलब 3 वेरिएबल्स हो गए। लेकिन अगर केस सेंसिटिव नहीं है तो फिर वो सिंगल हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। तो अब जो लास्ट वाला चीज बचा हुआ वो है कि लेंथ लिमिट। भैया ऐसा तो है नहीं कि हम कोई भी आइडेंटिफायर डिफाइन कर रहे हैं अब उसकी हम कितनी भी लेंथ रख देंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि कंप्यूटर्स के अंदर क्या होता है, ऑप्टिमाइजेशन एक टेक्निक, ऑप्टिमाइजेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है। अगर किसी लैंग्वेज के अंदर इस चीज़ को बोला नहीं गया है कि आप इतनी लिमिट तक आइडेंटिफायर को कर सकते हो, तो ऐसे में क्या हो जाए कि हो सकता है बफर एरर आ जाए, मेमोरी एरर आ जाए, सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाए, कुछ ऐसी एरर आ सकती है। ठीक है। तो इसीलिए उनकी लेंथ की लिमिट को भी बता दिया जाता है कि आप इतनी ज़्यादा लिमिट से ज़्यादा आप आइडेंटिफायर को डिफाइन नहीं कर सकते। अगर मैंने बोल दिया कि आपको जो आइडेंटिफायर होगा, जो भी आइडेंटिफायर आप डिफाइन कर रहे हो, उसकी लिमिट बस 10 होनी चाहिए। तो मतलब अगर मैं कोई लिख रहा हूँ कुछ इस तरीके से, इस नेम्ड करके कुछ लिख दिया, तो ये कितने हो गए, 2 2 4 3 7, मतलब यहाँ पर 7 आ गए। इस तरीके से मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं अगर इस तरीके से डिफाइन किया मैंने। लेकिन यहाँ पे लेंथ लिमिट क्या, while many modern languages have no theoretical limit, older standard or specific compiler might only recognize the first 31 or 63 character as a significant। ठीक है। देख रहे हो, तो जो पुरानी जितने भी मैक्सिमम जो पुरानी अपने पास होती थी उनके पास लिमिटिंग होता था कि 31 या 63 कैरेक्टर्स के ज्यादा अगर आप ऊपर करते हो तो रिकॉग्नाइज नहीं किए जाएंगे। ठीक है। 64 कैरेक्टर कर देते हो तो वो 63 को रिकॉग्नाइज करेगा, 64 कैरेक्टर को भूल जाएगा कि क्या था क्या नहीं था। ठीक है। तो आइडेंटिफायर और उनके रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे आपको, उनके रूल के बिहाफ पे आपको फाइंड आउट करना रहेगा कि कौन सा एक करेक्ट आइडेंटिफायर लिखा हुआ है। हो सकता है इस तरीके से आइडेंटिफायर इस तरीके से दे दिया हो लिख के, @ इस तरीके से मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, ऐसा कुछ दे रखा होगा कि हो सकता है इज इजबुल, इस तरीके से मैं कर दूँ तो ये स्पेशल कैरेक्टर के साथ स्टार्ट नहीं हो सकता। हालांकि मैंने पहले स्टार्टिंग में बता दिया कि जो कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते, तो ये एक गलत आइडेंटिफायर हो जाएगा। इस तरीके से आप पहचान करनी होगी आपको। ठीक है। अब जो लास्ट स्लाइड है वो हमारी है कि हमको डेटा टाइप पढ़ना है। अब जितने भी लैंग्वेजेस हैं उनके अलग अलग डेटा टाइप्स होते हैं। तो जितने भी मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ोगे आप, उनके अंदर दो तरीके की डेटा टाइप्स होती हैं, एक प्रिमिटिव होती है और दूसरा क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव। दो तरीके से डेटा टाइप्स होती हैं। अब जो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं वो ऐसी डेटा टाइप्स होती हैं जो डेराइव नहीं होती हैं। जैसे स्टार्टिंग मैंने कुछ कीवर्ड्स बताए थे, इंट, फ्लोट, डबल, ठीक है, और क्या, कैर। ठीक है। तो इंट हो गया, फ्लोट होगा, डबल हो गया, कैर हो गया। तो ये जितने भी तुम्हारे डेटा टाइप्स हैं ये सब प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप बोलते हैं, मतलब ये डेराइव नहीं होते। अब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप कौन से होते हैं, अरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, ठीक है, स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्लास हो गया। तो ये सारी जितने डेटा टाइप्स हैं वो सब क्या है, ये सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। एंड क्या होता है, किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्टोर करने के लिए, फ्लोट क्या होता है किसी डेसिमल वैल्यू के लिए, और डबल भी क्या होता है डेसिमल वैल्यू के लिए स्टोर करने के लिए, ये दोनों डेसिमल वैल्यू के लिए, कैर किसी कैरेक्टर के लिए। अरे हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिंक लिस्ट हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, क्लास हो गया, ये सारे क्या नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स है। ओ अरे, अरे होता क्या है, अरे क्या होता है सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन ऑफ डेटा होते हैं, मतलब इस तरीके से होंगे। कोई अरे मैंने न्यूमेरिक डिफाइन कर दिया तो इस तरीके से होगा, यहाँ पर मान लो 2 5 3 7 8 9 करके कुछ दे दिया, तो यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6, 6 मेमोरी लोकेशन का क्या है, अरे है। तो अरे की साइज कितनी होगी जी, 6 साइज हो जाएगी, 6 साइज की।
ठीक है। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हमने 2 कर दिया फिर इसको 5 की जगह यहाँ पर कोई स्ट्रिंग वैल्यू घुसेड़ दी, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या होगा, वो हमेशा सिमिलर डेटा टाइप होगा, उसमें जितने लोकेशंस पे होंगे कॉन्जिक्यूटिव लोकेशंस होते हैं और सारे के सारे सिमिलर होंगे। ठीक है। अब ये अरे तो न्यूमेरिक था, तो इसको इस तरीके से डिफाइन करते हैं। मान लो ये मेरे एरे को मैंने इस तरीके से डोनेट किया, इस तरीके से A6। ठीक है। अगर मान लो इसी को मैंने मुझे कैरेक्टर वाला डिफाइन किया करना होता, तो अभी तो ये इंटीजर था इसलिए इंटीजर आगे लगा दिया, लेकिन हो सकता है मुझे कैरेक्टर वाला डिफाइन करता, तो कैर लिख देता और मैं इसको ए, और 6 ही साइज का डिफाइन करना तो इस तरीके से कर देता दोबारा, और इसको फिर से कर देता। तो मान लो ए लिखता हूँ, सी लिखता हूँ, बी लिखता हूँ, डी लिखता हूँ, ई लिखता हूँ, तो इस तरीके से करता। हर एक बॉक्स के अंदर देख रहे हो क्या, हर एक मेमोरी लोकेशंस के अंदर मैंने क्या दिया, एक एक कैरेक्टर डाले। तो इसलिए मैंने यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या लिखा हुआ, कैरेक्टर डेटा टाइप लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है। ऐसे स्ट्रिंग भी कर सकते हो। ठीक है। तो एक्चुअली में सी के अंदर आप जब देखोगे ना, जो स्ट्रिंग होता है ये कुछ कुछ नहीं होता, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर होता है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। तो स्ट्रिंग भी समझोगे एक एरे ही है इस तरीके से। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी डेटा टाइप्स के अंदर, और इतनी सारी चीज़ें पढ़ी थी, और ये सारी चीज़ें बहुत बेसिक है। आगे हम प्रोग्रामिंग भी करेंगे, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग समझेंगे, फिर अपनी क्लासेस को स्मूथली फिर रन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो होपफुली मेरा ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा, थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा, और मेरे साथ बने रहिए। फिर मैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर आपको बहुत अच्छे तरीके से जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, कंप्यूटर नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, वो बहुत इजीली कराऊंगा और बहुत अच्छे से कराऊंगा जो आपको समझ में आएगा। ठीक है। तो अभी के लिए रखते हैं बस इतना। थैंक यू, बाय बाय, गुड।